हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे सितंबर 2015 पेपर 2 में पूछे गए साइंस तथा साइंस पेडागोजी के प्रश्नों को, जानेंगे इससे जुड़े हुए कंसेप्ट को जो आपको आगे आने वाले सीटेट एग्जाम में हेल्प करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है 1 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सीडीपी के होते हैं। इसके अलावा जो 30 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन होगा वो आपके है ना साइंस वाले के लिए मैथ और मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे, है ना। इसके अलावा 61 से लेकर के 90 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके साइंस तथा साइंस पेडागोजी के प्रश्न होते हैं, है ना। और जिनका एसएसटी होगा उनका पूरा एसएसटी और एसएसटी पेडागोजी का प्रश्न होगा। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे 61 से लेकर के 90 तक के जो साइंस और साइंस पेडागोजी के प्रश्न हैं, हम लोग उसको यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। 61 नंबर जो कहता है कि शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ, है ना, सेफ वाटर टॉपिक को क्या करना है, पढ़ाना है। तो सबसे बेहतर, है ना, सबसे बेहतर टीचिंग मेथड क्या हो सकता है, कैसे इसको सार्थक बना सकते हैं, मीनिंगफुल बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, पोस्टर बनवा करके, निबंध लिखवा कर, है ना, या फिर आस्किंग स्टूडेंट्स टू इंटरव्यू पीपल टू देयर ओनली अबाउट वाटर कंजप्शन एंड कैरी आउट वाटर ऑडिट। मतलब कि जल जांच करवाएंगे बच्चों से, है ना, और इस तरीके से अपने मोहल्ले में लोगों से जाकर के साक्षात्कार करेंगे, है ना, कि पानी की खपत आपके घर में कितना होता है, ये होगा आंसर। या फिर उसको क्विज कॉम्पिटिशन कंडक्ट करवा देंगे, मतलब पहली प्रतियोगिता उसको करवा देंगे, कौन सा आंसर सबसे बेहतर है ना। अगर बच्चों को आपको सेफ वाटर टॉपिक को क्या करवाना है, टीच कराना है, पढ़ाना है, आप क्या करेंगे, सबसे बेहतर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। बच्चे करके खुद से जाएंगे मोहल्ले में, खुद से करके देखेंगे, है ना, कि सेफ वाटर किस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे सबसे बेहतर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, ये रहा। 62 कह रहा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन खाने के बाद गुजरता है ना। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक क्या उद्देश्य हो सकता है, अध्यापक का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो कक्षा 6 में बच्चों को क्या करना है, डाइजेशन आपको ना पढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करता है, तो यहाँ पे देखिए क्या इसका अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है ऐसा पूछने का। विद्यार्थियों की रेखा चित्र बनाने की कला को परख रहा है, बिल्कुल नहीं, है ना। पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों की समझ को समझना और तदनुसार उनका श्रेणी कर देना, मतलब हाँ, मतलब बच्चों को जो है जज कर देना ऐसा करके, है ना, कि ये बहुत अच्छा है, ये एवरेज है, ये पुअर है, इस तरीके का करेगा, बिल्कुल गलत बात है। एनसीएफ इसको नहीं मानता है। या फिर पाचन शरीर और मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना, है ना, और ताकि भावी शिक्षा अधिगम सत्र को क्या किया जा सके, नियोजित किया जा सके। तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है ना। जो बच्चे का जो प्रायर नॉलेज है, प्रायर जो आइडिया है ह्यूमन बॉडी को लेकर के, डाइजेशन को लेकर के, वो जानना, ताकि फ्यूचर जो टीचिंग सेशन है उसको क्या कर सकें, अकॉर्डिंगली प्लान कर पाए टीचर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन बोल रहा है टू फाइंड आउट विच स्टूडेंट हैव रीड द टॉपिक इन एडवांस, मतलब कौन से बच्चे जो है पहले से पढ़ के आए हैं, है ना। तो ऐसा बात नहीं है, आपको ये नहीं जांच करना है। आप क्या चेक करते हैं कि पहले से बच्चों के कितने नॉलेज है इसके बारे में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर। कक्षा 7 के बच्चा है, कक्षा 7 की एक अवधारणा है धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए, या चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों को सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए, है ना। फॉर एन इफेक्टिव डिस्कशन इन क्लास 7 ऑन द टॉपिक मतलब वाई स्मोक राइजेस अप, अ टीचर साइंस टीचर वुड क्या करना चाहिए बच्चों को, क्या चर्चा में कम प्रश्न पूछने चाहिए, गलत बात है। समान मंच देना चाहिए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म सभी लर्नर को देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, है ना, उनकी जो प्रतिक्रिया है, उनका जो रिस्पॉन्स है उसको क्या करना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, और चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों को सारांश करते हुए, है ना, इस तरीके से। तो ये BCD आपका तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर कहता है यू हैव 2 टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। टेस्ट ट्यूब A कंटेन्स करता है आपका पेस्ट ऑफ टर्मरिक, है ना, उसमें क्या है, हल्दी का पेस्ट है, परखनली A में, और परखनली B में जो है फिनोल्फेनिन का जलीय विनेट भरा गया है, ठीक ना। ऑन एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों परखनलियों में क्या ऐड किया जाता है, HCl अम्ल, है ना, HCl अम्ल डाला जाता है, कुछ बूंदें डाली जाती है, तो इनमें पदार्थ प्रतीत होगा। तो पहला A क्या है आपका, हल्दी का पेस्ट है, B में आपका फिनोल्फेनिन। तो आप सभी को पता है हल्दी पीला नेचुरली भी होता है और एसिड में जाने के बाद भी वो पीला रहता है, ठीक है। तो A में पीला रहेगा, A में पीला रहेगा, 2 आपका ऑप्शन है, ठीक है। हल्दी का रंग रेड कब होता है, जब उसको हम बेस में डालेंगे,
जब हम बेस में डालेंगे तब जाकर के वो रेड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिनोल्फेनिन नेक्स्ट है बी में, तो बी में फिनोल्फेनिन जब एसिड फिनोल्फेनिन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कलर रंगहीन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो राइट आंसर है। बेस में जाने के बाद फिनोल्फेनिन का कलर पिंक हो जाता है ना। और ऐसे एसिड में क्या होता है आपका रंगहीन होता है, तो ध्यान में रखेंगे, है ना। फिनोल्फेनिन का कलर बेस में पिंक हो जाएगा, मतलब क्षार में जो है वो पिंक हो जाएगा, और रंगहीन किस में रहेगा, एसिड में आपका रंगहीन रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो हल्दी का कलर है एसिड में क्या रहेगा, पीला ही रहेगा, बेस में जाने के बाद क्या हो जाएगा, रेड दिखाई देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली के मुंह के पास लाती है, तो पॉप का आवाज़ सुनाई देता है। पॉप की आवाज़ किसकी उपस्थिति की संकेत कर रहा है, तो आप सभी को पता है पॉप की आवाज़ सिर्फ एक ही गैस करती है, आपको कौन सा, हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 66। जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होता है ना, जब वाटर जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है लिक्विड, है ना, लिक्विड टू गैसियस फेस, है ना, जब तरल से, है ना, जब जल जो है तरल से किस में चल जाता है, आपका गैसियस फेज में चला जाता है, तो निम्नलिखित में से किस में बदलाव होगा, कण के आकार में बदलाव हो जाता है ना, मतलब साइज ऑफ पार्टिकल चेंज होता है, या फिर स्ट्रक्चर पार्टिकल का चेंज हो जाता है, या फिर उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, या फिर कलर उसका चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स कलर तो बिल्कुल चेंज नहीं होता, आप सभी को पता है, आकार में भी बदलता नहीं है, संरचना में दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। जो तरल में, है ना, जब वो जल था तो कणों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, है ना, वो कम थी, लेकिन जैसे ही गैसियस फेज में चला गया कणों के डिस्टेंस जो है, कणों के बीच की डिस्टेंस जो है क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, वो बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका है वो इसका राइट आंसर है 66 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, आपको पूछा जा रहा है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका है, कोयला का, पेट्रोलियम का, डीजल का, या फिर हाइड्रोजन का। तो आप सभी को पता होगा, है ना, हाइड्रोजन का जो है सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है। फ्रेंड्स ऊष्मीय मान को हम लोग, है ना, जूल पर केजी में व्यक्त करते हैं, जूल पर केजी में हम लोग व्यक्त करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेगा जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मेगा जूल जो है, 1 मेगा जूल बराबर 10 का पावर 6 जूल होता है आपका। और हाइड्रोजन का कितना होता है उसमें मान आपका लगभग 120 या 130 के आसपास, 120 मेगा जूल पर केजी, है ना, 120 मेगा जूल पर केजी। इसी तरीके से अगर बात करें डीजल और पेट्रोल तो लगभग सेम होता है, लगभग 44 मेगा जूल, है ना, मेगा जूल पर केजी होता है ना। और कोयला का कम होता है, लगभग 25, है ना, 22 या 25 का है, 25 मेगा जूल पर केजी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको, सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 नंबर है आपका, मैच करवाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस प्रोटोजोआ, राइजोबियम विषाणु, इधर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एड्स, मलेरिया और दही का जमना। तो 68 नंबर देखिए यहाँ पे सबसे पहले लैक्टोबैसिलस क्या करता है, आप सभी को पता है, दही का जमाने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ क्या होता है ना, मलेरिया का वाहक है आपका। इसके बाद आपका है राइजोबियम क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको हेल्प करता है। और विषाणु के कारण क्या होता है, एड्स होता है, जो कि वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है। तो आपका किस में, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए लैक्टोबैसिलस, है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 69 कर रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है ना, या फिर पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, या केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है कि केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। जो आप रेगिस्तानी पौधे जो आप देखते हैं, ओक वगैरह, है ना, जो आपका कुछ जो प्लांट्स होता है ना, नागफनी, ये सभी के तने जो होते हैं वो हरा होता है। तो ये सब में स्टेम में जो है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये बात आपका क्या है, गलत है। सही कथन आपको चुनने के लिए बोल रहा है, तो केवल हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, ऐसा बात भी नहीं है, या फिर इसकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया, राइट आंसर है कि सभी रंगों की पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण करती है। हाँ, रंगों के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है प्रकाश संश्लेषण का दर जो है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन सभी रंगों की पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण को करती है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 70। रीमा अपने दोस्त को बताती है कि भिंडी क्या है, एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो लेडी फिंगर जो है एक वेजिटेबल है, हंस
इट कैन नॉट बी अ फ्रूट, मतलब भिंडी एक सब्जी है तब वह एक फल नहीं हो सकता, या भिंडी को पका कर खाया जा सकता है तब वह एक सब्जी है, या फिर भिंडी में बीज होता है इसलिए एक फल है, या फिर भिंडी में बीज होता है इसलिए एक सब्जी है। तो आपको एक चीज़ बता दें, कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे, कोई भी पौधा है ना, उसमें जो फल लगेंगे है ना, उसमें जो भी चीज़ फल लगेंगे तो उस पौधे के लिए वो क्या कहलाएगा, फल कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि एक एप्पल है ना, सेब का ही पेड़ है, आम का ही पेड़ है तभी वो एक फल कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी पौधे के लिए जो उसका जो फल होगा वो क्या होते हैं, फल कहलाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भिंडी पौधे के लिए है ना क्या होगा, एक फल होगा। बैगन में बैगन ही ना फलेगा कि सेब फलेगा, आपका बैगन ही फलेगा, तो बैगन ही उस पौधे के लिए क्या है, आपका फल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका क्या होगा कि बीज होते हैं वह क्या है, फल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 71 नंबर। जब हम क्रोध में या फिर शर्मिंदगी या फिर चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव संयोजन या समायोजन में जो है हमारा मदद करता है ना। स्ट्रेस में जब हम होते हैं, जब एंगर होते हैं तो वहाँ पे कौन सा जो है हमारे बॉडी को हेल्प करता है, हार्मोन हमारे बॉडी को एडजस्ट कौन सा हार्मोन जो है करता है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे है ना, हार्मोन जो है क्या करता है, अचानक होने वाली जो क्रियाएं होती है ना, कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन है ना। एड्रीनलिन जो हार्मोन है आपका, ये अचानक होने वाली जो क्रिया है, जैसे हृदय दर्द एकाएक बढ़ जाता है आपके अंदर, या रक्तदाब जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने का काम करती है कौन, एड्रीनलिन हार्मोन। इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इमरजेंसी हार्मोन आपका कौन सा होता है, इमरजेंसी हार्मोन को हम लोग जानते हैं किसके, एड्रीनलिन को हम लोग जानते हैं इमरजेंसी हार्मोन के नाम से, ठीक है। तो जो भी आपके शरीर में अचानक एकाएक कोई भी क्रिया अगर आपके अंदर होती है ना, तो उसको जो है नियंत्रित करने का काम है ना कौन करता है, आपका एड्रीनलिन ग्रंथि करता है, एड्रीनलिन हार्मोन करता है, सॉरी, है ना। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 72 है, फिर से मैच द फॉलोइंग। जड़, यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के खाने योग्य भाग है ना, पौधे के खाने योग्य भाग। तो देखिए जड़ किसका खाते हैं आप, गाजर का, तना किसका, मूंगफली आपका क्या होता है, सॉरी मूंगफली नहीं, आप गन्ना का क्या खाते हैं, तना खाते हैं, गन्ना का क्या खाते हैं, तना खाते हैं, है ना। इसके अलावा बीज किसका खाते हैं, मूंगफली जो है आपका क्या है, बीज है, और फल आपका सेब है, हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत आसान क्वेश्चन था। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोग का समूह को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखिए, खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स मलेरिया, या फिर हेपेटाइटिस मलेरिया तो नहीं होता है आपका वायरस से। नेक्स्ट है आपका खसरा, पोलियो, टाइफाइड भी आपका नहीं होता है। इसके अलावा खसरा, टाइफाइड, क्षयरोग फिर से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, खसरा, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों को दर्शाता है ना, कौन ऐसा विकल्प है जो कि आपका ऑटोट्रॉप से स्वयं भोजन बनाता है। तो यहाँ पे आप सभी ने पढ़ा था है ना, अमरबेल जिसको हम छत्रक कहते थे, छत्रक और अमरबेल 2 ऐसे प्लांट्स हैं जो हम बताए थे आपको क्या होता है, ये ऑटोट्रॉप्स नहीं होता है, इसमें जो है खुद नहीं ये भोजन बना सकता है ना। किसी और के पौधे पे ये इस तरीके से जो है ना रहता है अमरबेल, जहाँ पे आप देखे होंगे कभी अमरबेल का पौधा जो पीला पीला आपका होता है, तो ये खुद से भोजन नहीं बना सकता है। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, छत्रक भी कट गया, ये भी आपका बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो गया, है ना। शैवाल, पालक, टमाटर, केला ये सभी क्या है, स्वपोषीय खुद से भोजन को बनाते हैं। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। तो किस चरण में होता है आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। तो सबसे पहले क्या होता है, आप अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब सबसे पहले इंगेशन, मतलब भोजन को आप मुंह में लेते हैं, भोजन में मुंह में लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भोजन का जो है पाचन होता है ना, भोजन का पाचन होता है। फिर भोजन का पाचन होने के बाद भोजन का क्या होता है, अवशोषण करते हैं, और फिर स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो आपका टूट जाता है ना, जो आपका, तो उसके बाद उसको क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में जब टूट जाता है तो उसका जो है फिर से ऑक्सीजन से संयोग कर करके फिर से CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है, स्वांगीकरण, और लास्ट में आपका निष्कासन होता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर आपका ए हो गया अवशोषण, और फिर स्वांगीकरण, और लास्ट में आपका निष्कासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। तो आपको बताना है कि कंडक्टर कौन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सिरका है आपका, नींबू का रस ये भी है, लवण जल मतलब सॉल्टी वाटर ये भी होगा, डिस्टिल्ड वाटर ये आपका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, माध्यम ए है ना, मीडियम ए जो है इज ऑप्टिकली डेंसर दैन मीडियम बी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। माध्यम ए जो है वो क्या है, अधिक सघन है। तो माध्यम ए अधिक सघन है, मतलब माध्यम ए में प्रकाश की गति क्या होगी, कम होगी, है ना, बी से। तो बी में प्रकाश की गति क्या होगी, चूँकि अधिक सघन कौन है, ए है, तो जिसमें सघन ज़्यादा होगा उसमें गति क्या होगा, उसमें गति कम होगा, और जो सघन कम होगा उसमें गति ज़्यादा होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें है, माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी, माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 78 नंबर बोल रहा है आपको, हम वायुमंडल के भार से चिपकते नहीं हैं, क्यों नहीं चिपकते हैं फ्रेंड्स? बिकॉज हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है। अगर ऐसा होता तो पिचकते, है ना। और दूसरा बोल रहा है आपका, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है और बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। देखते हैं, शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम होता है, या फिर हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बराबर होता है, और इसीलिए क्या होता है, बाहर के दाब को यह निरस्त कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 79 है आपका, पानी के बर्तन में लोहे का एक ब्लॉक डाला जाता है तो तल में क्या हो जाता है, डूब जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जब कोई भी चीज़, भारी चीज़ जब डाला गया है ना, और उसका जो विस्थापित जल का भार है ना, विस्थापित जल का भार जो है वो ब्लॉक की तुलना में क्या है, कम है। विस्थापित जल का जब भार ब्लॉक की तुलना में कम होगा तो क्या हो जाएगी, वस्तु क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। बाकी जो बोल रहा है कि बर्तन इतना गहरा नहीं है, तैर नहीं सकता, ये सब आपका फालतू ऑप्शन है। ब्लॉक का भार जो है ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। जब ब्लॉक का भार कम होता वो तैरता। नेक्स्ट बोल रहा है कि जल का घनत्व, है ना, ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का जो भार है ना, वो ब्लॉक के भार की तुलना में क्या है, कम है, इसलिए डूब गया। 79 के बाद 80 नंबर प्रश्न पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है, इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। आपको पूछा जा रहा है गलत कौन सा है। एक सीटी की उच्च आवृत्ति होती है, उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। देखते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा एक कंसेप्ट, जो ध्वनि की प्रबलता है ना, ध्वनि की प्रबलता जो है, प्रबलता वो किस पे डिपेंड करता है, आयाम पे निर्भर करता है ना, आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं, एक आयाम और दूसरा आपका आवृत्ति, है ना। आवृत्ति पे कौन डिपेंड करता है, आपका तारत्व जो है वो आपका तारत्व वो आपका आवृत्ति पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, जिसका प्रबलता अधिक होगा, है ना, जिसका प्रबलता अधिक होगा मतलब वो आपका क्या होगा, भारी होगा। जिसका प्रबलता कम होगा वो आपका हल्का होगा। इस तरीके से तारत्व जिसका क्या होगा, अधिक होगा, मतलब तीक्ष्णता जो है अधिक होगा, तो वैसे आवाज़ जो है क्या हो जाएगी, ज़्यादा पतली होती है। और जिसका तारत्व जो है क्या होता है, कम होता है, वो आवाज़ मोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। एक ढोल निम्न आवृत्ति पर क्या होता है, कंपित होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है ना, इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक बात है। आवृत्ति कम होगा तो तारत्व भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है, एक सीटी की उच्च आवृत्ति है, इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक बात है ना। सीटी जो है काफ़ी उच्च आवृत्ति होती है, उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करेगी। और तीसरा बोल रहा है, पुरुष की आवाज़ महिला की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होता है। तो पुरुष की आवाज़ क्या होता है, भारी होता है, मोटा होता है ना। तो तीक्ष्ण कैसे हो जाएगा, महिला से ज़्यादा, है ना, महिला की तुलना में तीक्ष्ण होता है, ऐसा नहीं है। महिला की ज़्यादा तीक्ष्ण होती है पुरुष की आवाज़ से। तो यही आपका क्या है, गलत ऑप्शन है। और चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि शेर निम्न तारत्व का, ये भी आपका सही बोल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 81 नंबर क्वेश्चन है आपका। हमारे सौर परिवार में 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। क्या होगा आंसर, मरकरी यूरेनस होगा, वेनस यूरेनस होगा, या फिर मरकरी वेनस, या फिर यूरेनस नेपच्यून होगा। तो सही आंसर क्या है, शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो है क्या करता है, घूर्णन करता है, वामावर्त। बाकी जो जितने भी आपका ग्रह हैं वो सभी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। तो 81 का आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। 82 नंबर देखिएगा, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद क्या है ना। मतलब मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जित मतलब मेजर एक्सक्रीटरी या बोल सकते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है ह्यूमन बींग्स से, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल, या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, मनुष्य के द्वारा सबसे अधिक उत्सर्जित उत्पाद कौन सा है, यूरिया है। अमोनिया किसके द्वारा होता है, जो भी आपकी मछली है ना, जो भी जलीय जीव हैं वो सभी के द्वारा क्या होता है, अमोनिया जैसे सर्वाधिक उत्सर्जित उत्पाद जो है वो निकलता है। यूरिक अम्ल किससे निकलता है, तो आपका जो पक्षी हो गया, इसके अलावा जो छिपकली है, छिपकली है ना, छिपकली है, इसके अलावा सांप है ना, सांप है, ये सभी जितने भी
जंतु है, पक्षी, छिपकली, सांप हो गया, ये सभी का जो उत्सर्जी उत्पाद है वो क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। तो ध्यान में रखेंगे तीनों बात। यूरिया जो है किसका है, मनुष्य का है। अमोनिया किसका है, मछली और जितने भी जलीय जीव हैं। इसके अलावा यूरिक अम्ल किसका होता है, तो पक्षी का, छिपकली का और सांप का, है ना। तो बाकी जो बच गया आपका अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया, राइट आंसर 1 नंबर। मनुष्य के बारे में पूछ रहा था तो यहाँ पे यूरिया हो जाएगा। पक्षी के बारे में पूछता यूरिक अम्ल होता, और मछली के बारे में पूछता अमोनिया हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करता है। मतलब किसके द्वारा आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो बार मैग्नेट का है उसका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 2 टुकड़ों में काटने से ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2 पीस में काटने से कुछ बर्बाद नहीं होता है इसका। हीटिंग करने से, बीटिंग या फिर सीलिंग, मतलब सील कर देने से भी कुछ नहीं होगा। हीटिंग से आपका खत्म हो जाएगा जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, और पिटने से, है ना, बार बार पिटने से भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 में है। 83 का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 83 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 84 नंबर, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है कि भारी वस्तुएं जो है जल में क्या हो जाती है, डूब जाती है, जबकि हल्की वस्तुएं तैरती है। तो कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा। आप क्या बताएंगे बच्चे को, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि भारी वस्तु है जल्दी डूब जाता है, और लाइटली जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो फ्लोट करता है, तैरता है। इस कथन को स्वीकार लिया जाए क्योंकि यह बच्चा की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। ठीक बात है। नेक्स्ट है, बच्चों को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहा है आपका प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृति, आकारों और भारी मतलब भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान करें। ठीक बात है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, उसे स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी अपेक्षित पद है। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे बेहतर आपको चुनना है ना। सबसे बेहतर कौन सा होगा, तो सबसे बेहतर आप सभी को पता है क्या करना है ना। जब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि उसको अवसर प्रदान करेंगे खुद से करने का, है ना, तो खोज करेगा बच्चा खुद से प्रतिकारी। बहुत सारे उदाहरण आप दीजिए, है ना, एग्जाम्पल से बच्चे क्या करेंगे, खुद से करके सीखेंगे, खुद से जानेंगे कि कैसे ऐसे हो रहा है। सबसे बेहतर आपका ये है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करें, है ना, तो ज़्यादा बेहतर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो गया 84 का। 85 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई कई मतलब कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर जो है प्रदान करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन गिवन द स्टूडेंट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है पहले बीजों के अंकुरण का निदर्शन दिखाकर फिर विस्तार से उसको व्याख्या किया जाए। दूसरा है बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लिया जाए, या फिर अंकुरण के संबंध तथ्य का प्रयोग द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या फिर टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा दिया जाए। तो यहाँ पे भोजन के अवयव का बात थोड़े ना हो रहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध तथ्यों के प्रयोग द्वारा खोज करने को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट फैक्टर्स अफेक्टिंग जर्मिनेशन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब बच्चे एक्सपेरिमेंट कर करके खुद से क्या करें, सीख पाएंगे कि बीजों का अंकुरण किस प्रकार से होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड किस प्रकार से होता है। 85 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 86 है, अ टीचर प्लेसेस lighted candles on the table in the classroom. He later covered ईट विथ अ जार। मतलब एक शिक्षक कक्षा में एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज पे रखता है, इसके बाद जार से उसे क्या कर देता है, ढक देता है। तो कुछ देर बाद मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा की आवश्यकता है, मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसमें से पूछा जा रहा है उपयुक्त तथ्यों में से ए अवलोकन है, ए और बी दोनों अवलोकन है, सभी अवलोकन है, या फिर सभी कथन अनुमान है। तो अनुमान तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ए तो आपका बिल्कुल अवलोकन है, ए बिल्कुल अवलोकन है। बी देखिए, बी में बोल रहा है मोमबत्ती के जलने के लिए हवा की आवश्यकता होगी, तो ये अवलोकन नहीं है, है ना, ये अवलोकन नहीं है। आप देख रहे हैं क्या, सिर्फ मोमबत्ती को जलती हो, तो अवलोकन कौन सा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर केवल ए जो है क्या है आपका अवलोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 87 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है ना, तो कौन सा ओपन एंडेड है आपको खोजना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन किसको कहते हैं, इसके बहुत सारे आंसर हो और सभी आंसर क्या हो अपने आप में सही हो। केले के छिलके पर क्यों फिसल जाते हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो जवाब आएगा वो मुक्त अंत वाला नहीं होगा, इसका क्लोज एंडेड होगा। सभी लोग फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे। नेक्स्ट है, यदि घर्षण ना हो तो क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे जो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं, यदि घर्षण ना हो तो क्या क्या हो सकता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है, किसी पीपे को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसको लुढ़काना क्यों आसान होता है, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आएगा। और ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं, तो ये भी आपका एक मतलब इसका भी एक जवाब जो है फिक्स आएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, ओपन एंडेड में आएगा। यदि घर्षण बल ना हो तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 88 नंबर, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। लॉ और थ्योरी जो है क्या होता है, तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान से समझना होगा कि लॉ क्या होता है। फ्रेंड्स लॉ क्या करता है, कोई भी दो कंसेप्ट के बीच में क्या करता है,
संबंधों को बताता है ना। लॉ क्या करता है, कोई भी दो कंसेप्ट के बीच में है ना संबंधों को बताता है, और थ्योरी जो है क्या करता है, थ्योरी आपका क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसकी क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्या करता है। जैसे आप ये एग्जांपल समझ लीजिए, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या करता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो है वो संबंध को कौन दर्शाया, बॉयल्स लॉ दर्शाता है। लेकिन इस थ्योरी को है ना किसके द्वारा इसको जो है मतलब कि व्याख्या की जाती है, तो एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होता है ना। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके द्वारा जो है इस रिलेशनशिप को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, जो थ्योरी है वो लॉ की तुलना में है ना, थ्योरी जो है वो लॉ की तुलना में मतलब सिद्धांत जो है नियम की तुलना में अधिक जटिल होता है फ्रेंड्स। लॉ सिर्फ क्या करता है, दो कंसेप्ट के बीच में संबंधों को दर्शा देता है ना। तो यहाँ पे नियम और सिद्धांतों के विषय में पूछा जा रहा था, तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, कौन सा आंसर सही होगा। पहला बोल रहा है नियम दृष्टिगोचर तथ्यों के संबंध का साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों का स्पष्टीकरण है। मतलब ये क्या करता है, जनरलाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जर्वेबल फेनोमेना एंड थ्योरीज एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेबल फेनोमेना। जो भी ऑब्जर्व करते हैं उसको एक्सप्लेनेशन देता है आपका थ्योरी। नेक्स्ट है थ्योरी बिकम लॉ व्हेन वैलिडेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है थ्योरीज आर फाउंड इन बायोलॉजिकल साइंस ओनली एंड लॉज आर फाउंड इन फिजिकल साइंस ओनली। मतलब सिद्धांत केवल जीव विज्ञान में मिलता है और नियम जो है भौतिक विज्ञान, ऐसा कुछ बात नहीं है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि नियम और सिद्धांत एक ही है, एक ही प्रकार करते हैं और एक नहीं, ऐसा भी नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। मतलब दो अवधारणा के बीच में है ना रिलेशनशिप को बताता है कौन, आपका नियम, है ना। और सिद्धांत का क्या काम है, सिद्धांत उस नियम को एक्सप्लेन करता है, जो भी रिलेशनशिप आता है उसको एक्सप्लेन करता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ क्या किया, बॉयल्स लॉ जो है आपका क्या किया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या किया, रिलेशनशिप को दिखाया। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है आपका, ये क्या किया, उन दोनों उन रिलेशनशिप को क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो थ्योरी जो है आपका अधिक जटिल होता है लॉ से, इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 89 नंबर। कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न प्रक्रमण कौशल में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशल के मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सबसे उपयुक्त होगा। एक साइंस टीचर है, विशेष टू एसेस हर स्टूडेंट्स, तो कौन सा स्किल सबसे अच्छा होगा अगर बच्चे का प्रक्रमण कौशल के मूल्यांकन करना चाहती है। साक्षात्कार कर लेगी, है ना, इंटरव्यू ले लेगी, या फिर प्रश्नावली क्वेश्चनायर, या फिर ऑब्जर्वेबल प्रेक्षण सूची, या फिर पेपर पेंसिल टेस्ट ले लेगी। तो प्रक्रमण कौशल मतलब प्रोसेस स्किल बच्चे के अंदर क्या होता है, प्रोसेस स्किल मतलब क्या समझते हैं आप लोग, एक होता है आपका प्रोसेस स्किल। प्रोसेस स्किल में बच्चा किस प्रकार से किसी भी एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करना है, किस प्रकार से उसको जो है ना करना है, ये चीज़ सिखाया जाता है। तो ये कैसे आप करेंगे, प्रेक्षण जो है ऑब्जर्वेबल सबसे बढ़िया है ना। आप ऑब्जर्व करके देखेंगे कि कोई बच्चा कितना अच्छा प्रक्रमण, उसके पास कितना अच्छा प्रोसेस स्किल है ना। तो सबसे बेहतर कौन सा है आपका, प्रेक्षण सूची, ऑब्जर्वेबल शेड्यूल। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 90, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए, है ना। कौन सा एक लक्ष्य जो है साइंस एजुकेशन का एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए अपर प्राइमरी लेवल पर 6 to 8 में। विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, ठीक बात है। जिज्ञासा का पोषण और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ठीक बात है। और मूल्यों को आत्मसात करना, देखते हैं, मूल्यों के तथ्यों को सीखने वाले को प्रस्तुत करना। मतलब कौन सा आंसर जो है इसमें से नहीं होगा, कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण यानी विज्ञान पढ़ाने का। तो पहला जो बोल रहा है कि रिलेटिंग साइंस एजुकेशन टू एवरी डे एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, बिल्कुल ये तो होना चाहिए। नेक्स्ट है नर्चरिंग द क्यूरियोसिटी एंड कल्टिवेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना चाहिए, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना चाहिए, जो भी साइंटिफिक स्किल है इससे इसके कारण बच्चे के अंदर आएगा। और लास्ट जो बोल रहा है प्रेजेंटिंग फैक्ट्स ऑफ साइंस टू द लर्नर, मतलब विज्ञान के तथ्यों को सीखने वाले को प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो बोल रहा है इनकलकेटिंग वैल्यूज़ मतलब मूल्यों को आत्मसात करना, मन में बिल्कुल बैठा लेना, ये तो याद करने वाली बात हो जाएगी कि आप क्या करो, मूल्यों को आत्मसात कर लो। तो ये जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका क्या हो गया, वो गलत हो जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये रहा आपका साइंस और साइंस पेडागोजी का जो भी आपका सितंबर 2015 में पूछे गए पेपर 2 में जो क्वेश्चन थे, उसके एक्सप्लेनेशन कैसे लगे आप लोगों को जरूर कमेंट में बताएं। और आप लोगों का मार्क्स कितना आया ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।